हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। आर्ट्स स्टडी मेडी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 8, दैट इज अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर हम लोगों ने कर रखा है। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत धम्मा को एक तरह से ब्रीफ किए थे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि धम्मा क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्पेशली कि व्हाट वाज अशोकाज धम्मा। तो देखते हैं कि अशोकाज धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस। तो अशोक का जो धर्म था तो उसमें ये नहीं बोलता था कि आप किसी गॉड का पूजा करो, किसी खास गॉड का पूजा करो या सेक्रीफाइस दो, यानी कि बलि वगैरह जो दिया जाता था पहले तो वो आप दो। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. तो अशोका ऐसा महसूस करता था, ऐसा फील करता था कि जैसे एक पिता का काम होता है उसको अपने बच्चों को क्या करना, एक तरह से टीच करना, सही बात सिखाना, वैसे ही उसका ड्यूटी है अपने सब्जेक्ट्स का। यानी कि वो राजा था तो उसके प्रजा जो हुए उसके सब्जेक्ट्स हुए, तो अपने सब्जेक्ट्स को एक तरह से क्या करना, इंस्ट्रक्ट करना, जो अच्छा अच्छा टीचिंग्स है, लेसन्स है, उसको देना। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। लेकिन अशोका क्या था, बुद्धा के टीचिंग से इंस्पायर था। तो देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। तो उसको क्या होने लगा, एक तरह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने लगे जो उसको ट्रबल करने लगे, यानी कि समस्या में डालने लगे अशोका को। फिर क्या होता है कि पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कन्फ्लिक्ट। अब होता ये था कि अशोक के साम्राज्य में अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, और जब रिलीजन अलग अलग होगा तो लोगों में कन्फ्लिक्ट होगा, सोच को लेकर के, विचार को लेकर के। ये सब अशोका को क्या करता था, परेशान करता था। एनिमल्स वेयर सेक्रीफाइस्ड, जानवरों की बलि जो है बहुत ज़्यादा दी जाती थी उस टाइम। तो ये सब देख के अशोका परेशान हुआ करता था इन सब चीज़ों से। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड, जो नौकर होते थे, जो गुलाम होते थे, उनसे काफ़ी बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव किया जाता था। बिसाइड्स देयर वेयर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमॉन्ग्स नेबर। इस सब के अलावा फैमिली में ही क्या होता था, झगड़ा हुआ करता था। उसके बाद जो पड़ोसी से लोग लड़ा करते थे। तो अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अशोका महसूस करता है, अशोका फील करता है कि उसका यह ड्यूटी है, उसका ये कर्म है कि इन सब समस्याओं का क्या करे, वो समाधान करे, सॉल्यूशन निकाले। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। तो क्या करता है ना, ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों का नियुक्ति किया करता है, जिनको क्या बोला जाता है, धम्मा महामत्ता, यानी कि धर्म महामत्ता, यानी कि जो धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। तो ये जो धम्मा था एक तरह का रिलीजन बना दिया जो कि सब लोगों को क्या था, उसमें इक्वल था, सबके लिए एक जैसा रूल था उसमें, ठीक है। तो उसके लिए धम्मा महामत्ता अपॉइंट करता है अशोका, ताकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा जा करके प्लेस टू प्लेस लोगों को ये जो धम्म है उसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको लोगों को मतलब एक तरह से समझाए। Besides, अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। इन सब के अलावा अशोका क्या करता था, जितने भी मतलब उस टाइम इंस्क्रिप्शंस गुदवाता था तो उसमें क्या था कि रॉक्स और पिलर्स पे गुदवाया करता था। दूसरा कोई मीडियम था नहीं, तो रॉक्स और पिलर्स पे अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाता था, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। और अपने ऑफिशियल्स को यह इंस्ट्रक्ट करता था, यानी कि एक तरह से निर्देश देता था, ठीक है, डायरेक्शन देता था कि अगर जो लोग इसको पढ़ नहीं सकते हैं तो आपका काम है, जिस ऑफिशियल को अपॉइंट करता था उसको बोलता था कि आपका काम है इसको पढ़ के लोगों को ये बात बताना। कौन सा बात, तो धम्मा के बारे में जो भी बात है जो इंस्क्राइब करवाया था अशोका, उसको लोगों तक समझाने के बारे में बोलता है अपने ऑफिशियल्स को। अशोका also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and श्रीलंका, ठीक है। तो अशोका जो है अपने मैसेंजर को, एक तरह से दूत टाइप का बोल सकते हो आप, मतलब जो उसका मैसेज को कैरी करे, एक तरह से उसके बातों को, उसके आइडियाज़ को धम्मा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, वहाँ के लोगों में एक तरह से स्प्रेड करे, फैलाए। तो भेजता है कहाँ पे, अपने मैसेंजर को सीरिया में भेजता है। सीरिया किधर है, तो आपका मैप में काम है इन सब लोकेशंस को ढूंढ करके मार्क करना, सीरिया को, इजिप्ट को, ग्रीस को और श्रीलंका को। श्रीलंका तो आपको इंडिया के नीचे मिल जाएगा और सीरिया जो है आपको मिडिल ईस्ट वाले रीजन में मिलेगा, ठीक।
इजिप्ट जो है आपका जो अफ्रीकन कंटिनेंट है उसमें सबसे ऊपर में मिल जाएगा, और ग्रीस भी जो मिडिल ईस्ट के उधर वाला रीजन है, ठीक है, जहाँ से यूरोप और मिडिल ईस्ट सेपरेट होते हैं, उस वाले रीजन में आपको ग्रीस मिल जाएगा। तो आपका काम है इसको ढूंढ करके मार्क कर लेना, और अभी से आप मैप को मार्क करोगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मैपिंग में। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। तो अशोका क्या क्या रोड्स बनवाता है, डग वेल्स यानी कि कुओं को खुदवाता है, और रेस्ट हाउसेस बनवाता है यानी कि जो जो व्यापारी लोग थे उनको रेस्ट करने के लिए, या जो भी ट्रेवलर थे एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे, तो पहले क्या था, इतना फास्ट ट्रेवलिंग नहीं होता था, काफ़ी समय महीनों साल लग जाते थे, तो लोगों को मतलब रुकना पड़ता था, रुक रुक करके जाना पड़ता था, और रुकने के लिए रेस्ट हाउसेस बनवाया, एक तरह से धर्मशाला आप बोल सकते हो। Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. इन सब के अलावा भी अशोका ने क्या किया, मेडिकल ट्रीटमेंट का व्यवस्था करवाया, इंसान तो छोड़िए जानवरों के लिए भी करवाया। तो आप देख सकते हैं कि अशोका से सोच जो है अचानक से कितना बदल गया। शुरू से 8 साल तक अशोका जब बना सम्राट, उसके बाद 8 साल तक खूब युद्ध करा, एक तो कलिंग युद्ध में ही लाखों लोगों को मारा, ऐसा बताया जाता है, ठीक है, हालांकि यह कंफर्म नहीं है, इस पे बहुत सारा मतभेद है कि अशोका अपने 99 भाई को मारे हुआ है, लेकिन कहीं इसमें सत्यता नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इसके प्रमाण भी मिलते हैं, जिससे लगता है कि 99 भाई को तो नहीं, लेकिन 99 लोगों को मार करके वो गद्दी को प्राप्त करता है। तो इसमें बहुत सारा मतभेद है, कुछ लोग का अलग आइडिया है, कुछ हिस्टोरियंस कुछ इतिहासकार का अलग आइडिया है, तो उन सब में हम लोग नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। आप ये देखिए, ये एक रामपुरवा बुल है, रामपुरवा में ये बना हुआ बुल है। तो लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर। दिस वाज पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार एंड now has been placed in राष्ट्रपति भवन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ द टाइम। उस समय का स्कल्पचर, अशोका के टाइम का स्कल्पचर का एक एग्जाम्पल है। रामपुरवा बिहार में ये बुल का जो अशोक का जो पिलर था वो उसी के ऊपर शायद मिला था ना, दिस वाज ए पार्ट, उसी का पार्ट था मौर्यन पिलर का, जो कि रामपुरवा बिहार में, इसको अभी जो है राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अशोका जो मैसेज देता है तो उसका कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि कौन सा मैसेज देता है अपने सब्जेक्ट्स को, यानी कि अपने प्रजा को। तो पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। तो जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वो काफ़ी तरह के रिचुअल्स करते हैं, एक तरह से पूजा पाठ करते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रेन गेट मैरिड, जब उनके बच्चे जो है क्या क्या करते हैं, जब शादी करते हैं। व्हेन चिल्ड्रेन आर बॉर्न, जब बच्चे पैदा होते हैं। व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी, जब वे लोग किसी यात्रा पे जाते हैं, तो काफ़ी रीति रिवाज होता है, एक तरह से पूजा पाठ रीति रिवाज होता है, ठीक है, तो वो सब करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। तो अशोका के हिसाब से अशोका बोलता है कि ये रिचुअल्स यूजफुल नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। तो अशोका बताता है कि ये जो आप रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज करते हो, इसके बदले में आप कुछ और प्रैक्टिस करो, कुछ और काम करो, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अब ये अदर प्रैक्टिसेस किसके बारे में अशोका बात करता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। दीज आर बीइंग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। अशोका बोलता है कि आपके जो नौकर हैं, आपके जो गुलाम हैं, उसके साथ आप जेंटल हो, यानी कि एक तरह से अपना दयालुता दिखाएं उसके साथ। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, अपने से बड़ों का क्या करें, एक तरह से रिस्पेक्ट करें। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन, जितने भी क्रिएचर है उसके साथ मतलब अच्छे से पेश आएँ। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, तो जो ब्राह्मण है और जो मॉन्क्स है यानी कि बुद्ध के जो चेले हैं, उनको एक तरह से क्या करें, बुद्ध के जो फॉलोअर हैं उनको एक तरह से गिफ्ट दे, ताकि उनका भी एक तरह से लाइफ क्या हो, आगे बढ़ता रहे। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। ये दोनों बात गलत है, एक तो अपने जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करना, और दूसरा जो दूसरे का धर्म है उसका बुराई करना, ये दोनों काफ़ी गलत है। आप न्यूट्रल रहो, आप जिसको मानते हो मानो, ना ज़्यादा तारीफ करो किसी के बीच में और ना ज़्यादा क्रिटिसाइज करो, ऐसा होगा तो मतभेद होगा ही नहीं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, सबको दूसरे धर्म का, आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हो तो अशोका के हिसाब से आप इस्लाम धर्म का क्या करो, एक तरह से रिस्पेक्ट करो। इस्लाम वाले क्रिश्चियन का रिस्पेक्ट करें, क्रिश्चियन हिंदुइज्म का, तो इस तरह क्या होगा, एक पैटर्न बन जाएगा, समाज में एकता रहेगा, लोगों में मतभेद नहीं होगा। मेरे हिसाब से नहीं, अशोका के हिसाब से, हालांकि मेरा भी यही मानना है।
If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. अशोका बोलता है कि आप अपने धर्म का तारीफ करके और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करते हो, तो एक तरह से आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने ही धर्म को और ख़राब कर रहे हो, यानी कि खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो या खुद के लिए मतलब गलत कर रहे हो एक तरह से अशोका के हिसाब से. देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट. तो अशोका बोलता है कि जो दूसरे का रिलीजन है उसके जो मेन आइडिया है, उस रिलीजन का क्या एक तरह से कोर पॉइंट है, कोर वैल्यू पॉइंट्स है, उसको आप एक तरह से ग्रहण करो, आप उसके बारे में सोचो समझो, इंस्टीड कि उसको आप क्रिटिसाइज करो. क्रिटिसाइज नहीं करना है, जो उसका कोर वैल्यू पॉइंट्स है उसको समझो और उसका क्या करो, एक तरह से रिस्पेक्ट करो. अब हम लोग एल्सवेयर देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है एक तरह से. Somewhat before the time of Mauryan Empire, about 2500 years ago, emperors in China began building the Great Wall. तो ये कब का बात हो रहा है? मौर्यन एम्पायर के थोड़ा सा पहले का बात हो रहा है, अभी से लगभग 2400 साल पहले का. तो चाइना में क्या होता है, वहाँ के जो एम्परर्स होते हैं वो ग्रेट वॉल बनाना, कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं. इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पास्टोरल पीपल. ये जो पास्टोरल पीपल होते थे, पास्टोरल पीपल कौन थे? तो वह ग्रुप होता था जो चारा के खोज में क्या करता था ना, बहुत सारा झुंड का झुंड अपने एनिमल्स के साथ या जाता था और वहाँ पे चरवाहा करके फिर वापस आ जाता था या वहीं सेटल हो जाता था. और वो सब जो ग्रुप था ना लोगों का, एक तरह से मिलिट्राइज होने लगा था. जैसे आप आगे जाओगे तो हुन्स नाम का ग्रुप पढ़ोगे, कुशान्स पढ़ोगे, तो ये से एक तरह से ये लोग क्या थे, पास्टोरल टाइप के ही पीपल थे जो जगह जगह पे जाके बस के वहाँ पे एक तरह से अपना धीरे धीरे अपना एक तरह से कंट्रोल करने लगे उस इलाके को. तो इन सब को रोकने के लिए चाइना जो है नॉर्दर्न फ्रंटियर, अपना उत्तरी जो इलाका था उसको क्या करता है, दीवार से घिरवाने लगता है. Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. तो इसमें क्या होता है, अगले 2000 साल तक इसमें क्या होता है, वेयर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स. तो इसमें एडिशन होते रहता है, कभी थोड़ा इधर दीवार बनाया जाता है, कभी उधर, क्योंकि जो फ्रंटायर होता है ना किसी भी कंट्री का, वो एक जगह पहले फिक्स नहीं होता था, वो बदलते रहता था. जब जैसा राजा आया, फ्रंटायर उसका जो बाउंड्री होता है थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है. इस तरह से दीवार जो है वो मतलब चेंज होते रहा 2000 साल तक, कभी इधर घेरे कभी उधर घेरे, ऐसे ही करते रहे वो लोग. तो द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग. तो ये जो दीवार चाइना वाले घेर दिए वो 6400 किलोमीटर लंबा है. आप सोचो, इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन जो है 7500 किलोमीटर का है और चाइना दीवार ही सिर्फ बना दिया था 6400 किलोमीटर का है. चाइना वाले तब से पागल थे. एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक विथ अ रोड अलॉन्ग द टॉप. उसके बाद क्या क्या होता है, उसको बनाया जाता है किस चीज़ से, स्टोन से और ब्रिक से, और ऊपर में क्या किया जाता है, रोड भी बना देते हैं वे लोग, ठीक है, टॉप पे. सेवरल थाउजेंड पीपल्स वर्क टू बिल्ड द वॉल्स. काफ़ी हजारों के मतलब संख्या में लोग उसको लगे बनाने में. उससे क्या हुआ, उस टाइम रोजगार जनरेट हुआ होगा. देयर आर वास्ट टावर्स ऑल अलोंग एट डिस्टेंसेस ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर. हर 100 से 200 मीटर पे एक क्या है, वास्ट टावर है उस पर, यानी कि जहाँ पे कोई एक सैनिक मतलब दूरबीन लेकर के, उस टाइम तो दूरबीन भी नहीं रहा होगा, एक तरह से अपना डायरेक्टली देखता होगा, तो वॉच करता होगा कि कहीं कोई आक्रमणकारी तो नहीं आ रहा है या कहीं कोई पास्टोरल ग्रुप तो नहीं आ रहा है चाइना की तरफ. वो एक तरह से इन्फॉर्म करता होगा, मैसेंजर का काम करता होगा, यही सब उसका काम रहता होगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.